कोई समा भी जल सकती है, तूफान के हर हदों से निकल सकती है। हिम्मत रख, हौसला मत हार मेरे दोस्त, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। जी हाँ फ्रेंड, तकदीर बदलने का समय आ गया है और ये समय है 2025 का विधानसभा चुनाव। जी हाँ फ्रेंड, इस चुनाव में नीतीश सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जो भी उनके एक्टिविटीज किए जा रहे हैं, जो भी उनके क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, जो भी शिक्षक हित में निर्णय लिए जा रहे हैं, वो सारे निर्णय जो है शिक्षकों का विश्वास जीतने के लिए लिए जा रहे हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में जो शिक्षकों का एक बड़ा जो जनसमूह था जो कि सरकार के विरोध में वोट की, चाहे वो बैलेट पेपर की बात हो, पोस्टल बैलेट पेपर की, या जो है जो बॉक्स से निकला हुआ, ईवीएम से निकला हुआ जो वोट्स हो उसकी बात हो, तो ये जो बात निकल करके आई कि शिक्षकों ने विरोध किया और शिक्षकों ने सरकार के साथ नहीं दिया, इस बात को सरकार बखूबी जानती है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 हजार शिक्षक वोटर्स हैं जो कि कम से कम 40 से 50 हजार वोट को मोबिलाइज कर सकते हैं। इस बात को भी नीतीश सरकार बखूबी जानती है। इस बाबत अब केंद्र सरकार ने एक यूपीएस का पत्ता खेला है। जानेंगे इस अंक में कि बिहार सरकार कब करेगी यूपीएस की घोषणा। क्या नियोजित शिक्षकों को, खास करके जो सक्षमता नहीं दिए हैं ऐसे शिक्षकों को यूपीएस की लाभ मिलेगा, यूपीएस के दायरे में आएंगे? क्या कुछ यूपीएस में मिलने जा रहा है और कब मिलने जा रहा है, कैसे मिलने जा रहा है, इन सारी बातों पर आज के अंक में चर्चा करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन द स्मार्ट ज्ञान अड्डा का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको बिल्कुल सही सटीक जानकारी मिले और कोशिश यह भी रहता है कि संक्षिप्त रूप में, यानी कि कम से कम समय लेकर के जानकारी मिले। तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कर ले। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और जानेंगे एक एक बातों को गहराई से। जी हाँ फ्रेंड, पहले देख लेते हैं कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है। जी हाँ फ्रेंड, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ओपीएस में जो है आपको कर्मचारी को 50% पेंशन मिलता था और डीआर का भी प्रावधान था, यानी कि जब महंगाई भत्ता बढ़ती थी तो उसकी पेंशन भी बढ़ती थी। 20 साल सेवा करने पर जो है पेंशन पूरा मिलता था। तो यहां पर बात कर लेते हैं एनपीएस की। तो एनपीएस में जो है 14% देती थी सरकार, 10% कर्मचारी का काटा जाता था और रिटायरमेंट के समय में 60% दी जाती थी और 40% का पेंशन के रूप में भुगतान होता था। और ये जो राशि थी ये बाजार पर यानी शेयर मार्केट में लगाया जाता था, जहां पर की अनिश्चितता रहती थी। अब बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के, यूपीएस के बारे में। मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। 10 वर्ष से 25 वर्ष तक कम में रिटायर हुए तो अनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। यहां पर यहीं पर सरकार ने डंडी मारने की कोशिश की, यानी जिसकी सेवा कम है उनको कम, जिसको ज्यादा है उनको ज्यादा मिलेगा। कर्मचारी का योगदान 10% और सरकार का योगदान यहां पर 18.5% होगा। ओपीएस की तरह ही एनपीएस की तरह ही बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा, जबकि ओपीएस की तरह डीआर का प्रावधान रहेगा। एनपीएस वाले कर्मचारी भी शामिल हो सकेंगे, यानी एनपीएस वाले को यूपीएस में शामिल होने का मौका दिया गया और बाजार से इसको नहीं जोड़ा गया है। अब देखिए कि 25 साल की सेवा और 50,000 के मूल वेतन पर क्या कुछ मिलेगा। जिन कर्मचारी का 50,000 मूल वेतन होता है रिटायरमेंट के समय में, मान लीजिए औसत निकालने की बात है, तो उनको कितना मिल सकता है पेंशन, इसकी गणना दिखाते हैं। ओपीएस में पेंशन मूल वेतन का 50% यानी 25% और प्लस डीए मिलता था। फैमिली पेंशन में मूल वेतन का 30% यानी 15,000 प्लस डीए मिलेगा और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए होगी। वहीं पर यूपीएस की बात करें तो मूल वेतन का 50% यानी 25,000 और डीए मिलेगा, ये बराबर है। और फैमिली प्लान में 60% यानी 30,000 प्लस डीए मिलेगा। यहाँ पर जो है डबल है, फैमिली पेंशन में यहाँ ज्यादा मिल रहा है ओपीएस के तुलना में। दूसरी बात, न्यूनतम पेंशन यहाँ 10,000 प्लस डीआर मिल रहा है, यहाँ भी ज्यादा मिल रहा है। तो नुकसान कहाँ पर हो रहा है? नुकसान हो रहा है ग्रेजुएटी में। जी हाँ फ्रेंड, ग्रेजुएटी के मैटर को यदि देखें तो ग्रेजुएटी के मैटर में क्या कुछ हो रहा है। 25 साल की नौकरी के बाद मूल वेतन की पुरानी पेंशन में ग्रेजुएटी 12,37,500 रुपए बनेगी, जबकि यूपीएफ में 9,37,500 बनेगी। तो यहाँ पर लगभग 3 लाख का नुकसान हो रहा है। पेंशन का खाका तैयार करने वाली समिति के चेयरमैन रहे पूर्ण कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी समाराथन का कहना है कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस 99% बेहतर है, इसमें पेंशन का विकल्प है। जी हाँ फ्रेंड, तो 6-7 हजार करोड़ सरकार
सरकार को एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा है इस पेंशन को चलाने में, चूंकि एक बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष के पास था, जिससे कि मोदी सरकार को भी जो लोकसभा चुनाव बीता है उसमें काफी ज्यादा सीटों का नुकसान करना पड़ा। जो आकलन था उससे काफी कम सीटें आई। तो अभी से ही एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहती है सरकार की, जो जिस प्लेटफॉर्म पर वो विधानसभा के भी चुनाव जीते और बाद में आने वाले जो है लोकसभा के चुनाव जो 2029 में होंगे उसके लिए भी एक मजबूत बेस तैयार करे। कर्मचारियों को 50% मिलेगा, 12 महीने का एवरेज बेसिक पर जो है 50% होगा। अब बात करेंगे कि सारी बातें तो हो गई, अब बिहार की बात करेंगे कि बिहार सरकार कब देने जा रहा है, इस पर भी बात होगी। और नियोजित शिक्षकों को मिलेगा, किन शिक्षकों को मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, कब से मिलेगा, ये बड़ी बात है जिसको लेकर के आज आपके बीच आए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सरकारी कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, चलते हैं उसी ओर धीरे धीरे। पोर्टल पर मिलेगा चुनने का विकल्प, ये तो बाद की बातें होंगी जब आप चुनने के लिए जाएंगे। मूल वेतन का 50% होगा सुनिश्चित। केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक सैलरी के आधी पेंशन की गारंटी रहेगी। और यहां पर देखिए जो बड़ी बात निकल करके आई, सभी राज्यों को लागू करनी पड़ेगी यूपीएस शिव गोपाल। यहां पर एक बड़ी बात निकल करके आ रही है जिस पर आपको बिल्कुल फोकस करेंगे कि सभी राज्यों को इसको लागू करना होगा, यानी कि बिहार सरकार को भी लागू करना पड़ेगा और इसी के अंतर्गत जो है सभी शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, जो बातें आपको बता दी गई है कि पेंशन किस तरह से मिलेगा, क्या कुछ नियम कानून है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सभी राज्यों को लागू करनी पड़ेगी। यानी कि बिहार सरकार को ऐसे भी जो महंगाई भत्ता या कोई भी भत्ता बढ़ता है या कोई भी केंद्र सरकार डिसीजन लेती है उसके 10-15 दिन, महीना दिन के बाद, 1 महीना मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना में बिहार सरकार भी अपने बजट को देख करके, अपने सारे चीज को देख करके, वित्त को देख करके डिसीजन ले लेती है। कई बार तो डीए का बढ़ोतरी जो है 1 सप्ताह 15 दिन में भी बिहार सरकार केंद्र सरकार को फॉलो कर लेती है। तो आपको कहने का यहाँ पर यही मूल भाव है कि जो 2025 का चुनाव है, 2025 अप्रैल 1 अप्रैल 2025 से ये जो है आपका यूपीएस लागू हो रहा है और 1 अप्रैल 2025 से पूर्व, यानी कि ये आपको बिहार सरकार देने जा रही है, क्योंकि अप्रैल मई में ही चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। तो विधानसभा के चुनाव के पूर्व जो है बिहार सरकार हर हाल में ये जो यूपीएस का तोहफा है वो देगी। आपको बताते चले फ्रेंड, जो बीपीएससी शिक्षक है उनको खुद ब खुद मिल जाएगा। एनपीएस में है वो विकल्प में जाकर के पोर्टल में अपना चेंज करेंगे, वो यूपीएस में चले जाएंगे। बात कर लेते हैं नियोजित शिक्षकों की, जिसकी संख्या अभी लगभग 1.5-2 लाख है, संख्या घट बढ़ रही है। आपको बताते चले, ऐसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं, जिनको सरकार राज्यकर्मी बनाने जा रही है, सक्षमता 1 हुआ है, 2 हो रहा है और 3-4 भी वेटिंग में है। तो ऐसे शिक्षक को जब राज्यकर्मी बनेंगे तो उसके बाद जो है उन शिक्षकों को यूपीएफ का लाभ मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे शिक्षक है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, क्या उनको भी सरकार दे सकती है? जी हाँ फ्रेंड, सरकार ऐसे शिक्षकों को भी बिल्कुल, यदि सरकार उदारता दिखाए तो बिना एग्जाम लिए भी राज्यकर्मी का दर्जा सशर्त, क्योंकि वो शिक्षक जो है दक्षता या पात्रता परीक्षा पास है, सरकार के जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए इस नौकरी को बरकरार रखे हुए है। और सरकार ने एक एक्स्ट्रा परीक्षा दिया है, तो सरकार की यदि मंशा होगी तो बिना इस परीक्षा के लिए भी वो उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन अभी जो सक्षमता परीक्षा चल रही है, ऐसे इस हाल में जो है इस तरह का डिसीजन चुनाव एक चुनावी प्रोपेगेंडा के रूप में ही, एक चुनावी लाभ के रूप में ही हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में सरकार जो है बाध्य करेगी सभी शिक्षकों को कि वो सक्षमता परीक्षा दे और जो है यूपीएस या राज्यकर्मी का दर्जा उसका लाभ ले, क्योंकि उन्होंने विकल्प खोल करके रखा है ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा का। तो ये जो है बात निकल करके आ रही है कि सरकार जो चाहेगी तो वो सब कुछ कर देगी, जैसा कि संस्कृत में क्या सर्व कार्य, यानी सभी कार्यों को करने वाला। वो चाहेगी तो एक झटके में सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे सकती है बिना परीक्षा का। लेकिन वो परीक्षा ले रही है तो वो किसी को परीक्षा लेकर के देगी और किसी को बिना परीक्षा के लिए हुए देगी, तो दिक्कत वाली बात है। अब बात कर लेते हैं, तो अब जो बात सामने आ गई कि सक्षमता जो नहीं दिए हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत है, सक्षमता देकर के ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और राज्यकर्मी का दर्जा चुनाव के करीब जाकर सरकार देगी और चुनावी लाभ इसका लेगी। जी हाँ फ्रेंड, तो ये बातें क्लियर हो गई। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई भी आपका प्रश्न है इससे रिलेटेड तो आप बिल्कुल लिख
सकते हैं और आपको सीधे लिए चलेंगे, एक वीडियो लाइव दिखाएंगे कि क्या कुछ आपका इस यूपीएफ में हो सकता है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और लाइव देखेंगे कि क्या कुछ आपको इस यूपीएस के विषय में जो कि एक्सपर्ट हैं वो आपको जानकारी दे रहे हैं। तो एक्सपर्ट के वीडियो की ओर आपको सीधे लिए चलेंगे, मुखातिब करेंगे और वीडियो को देखिए। उसके बाद आपके साथ मैं भी मुखातिब रहूंगा। जी हाँ फ्रेंड, मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, उस वीडियो में मैं भी रहूंगी। थोड़ी सी व्यवधान हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल तो दिक्कत हो रही है, तो उसको देख लेते हैं। जो तकनीकी कारण में दिक्कत हो रही है उसको देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, जो तकनीकी कारण है वो थोड़ा सा दूर होता हुआ जा रहा है और आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि आपको बिल्कुल सारी बातें। पेंशन के मोर्चे पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पेंशन के तौर पर आपको बेसिक सैलरी का कम से कम 50% तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि 50% का कैलकुलेशन कैसे होगा? इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला यह है कि जिस दिन आप रिटायर कर रहे हैं उसके ठीक पहले के 12 महीने में आपकी जो बेसिक सैलरी थी उसका औसत निकाला जाएगा। उस बेसिक सैलरी के मंथली एवरेज का 50% आपको कम से कम पेंशन के तौर पर मिलेगा। सरकार ये सुनिश्चित करेगी। अब आप पूछेंगे कि ये जो 50% है उसकी शर्त क्या है? तो शर्त ये है कि आपकी नौकरी की अवधि कम से कम 25 साल होनी चाहिए। 25 साल आप पूरी नौकरी करने के बाद रिटायर कर रहे हैं तभी ये 50% वाला फॉर्मूला आपके ऊपर लागू होगा। अब किसी ने 25 साल से कम की नौकरी की है तब क्या होगा? तो वहां पर यह है कि जितने साल की आपने नौकरी की है उसी अवधि में आपको पेंशन तय किया जाएगा। एक हालत ये होती है, कई बार कर्मचारी की दुखद मृत्यु हो जाती है, तो वैसी सूरत में फैमिली पेंशन की सुविधा की गई है। अब इस फैमिली पेंशन के तहत दो विशेष सुविधा है। वो ये कि 50% नहीं, यहाँ पे 60% आपको कम से कम पेंशन मिलेगी बेसिक सैलरी का। अब बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन पिछले 12 महीने की औसत सैलरी के हिसाब से नहीं किया जाएगा। आखिरी महीने की जो सैलरी होगी बेसिक सैलरी उसका 60% फैमिली पेंशन मिलेगा। ये सरकार ने सुनिश्चित किया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। लेकिन इन सारी शर्तों के साथ ये भी ध्यान रखा है कि किसी की भी पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह से कम ना हो, ये सुनिश्चित यहाँ पर किया गया है। और एक और बात कि इस ज्यादा जो बढ़ी हुई पेंशन है उसका अतिरिक्त भार कर्मचारियों के ऊपर नहीं पड़ेगा। सरकार अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बढ़ा रही है। सरकार अपना कंट्रीब्यूशन 18.5 यानी 18.5% का करेगी। और ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये अगले कारोबारी साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि जो लोग 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं वो भी चाहे तो इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं। ऐसी सूरत में उनका जो एरियर बनेगा वो एरियर का भुगतान सरकार ब्याज के साथ करेगी। और ब्याज कितना देगी भी ध्यान दीजिए। ब्याज पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो ब्याज होता है उस हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। अगर कोई मौजूदा कर्मचारी है वो एनपीएस चुन चुके हैं तो वो चाहे तो वो भी इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं। उनके पास ये विकल्प खुला है और वे चुनेंगे तो जो सारी सुविधाएं आपको बताई मैंने वो सारी सुविधाएं वहां पे मिलेगी। इसमें एक और बड़ी बात यह है कि ये जो 18.5% सरकार का कंट्रीब्यूशन है, सरकार हर 3 साल पर इसकी समीक्षा करेगी। समीक्षा करे, घटाएगी नहीं, बढ़ाने की गुंजाइश है कि नहीं, सरकार ये देखेगी। यानी सरकार इसको बढ़ा सकती है लेकिन कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और एक बात जो पिछले दिनों काफी ज्यादा आपने सुना होगा, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, तो इसको भी इसमें शामिल किया गया है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ेगी उस तरीके से डियरलेंस रिलीफ जिसको डीआर कहते हैं वो भी बढ़ता रहेगा, वो भी पेंशन का एक हिस्सा होगा। ये कई सारी खासियत है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। और इसमें सरकार जो आकलन है कि एरियर के तौर पर करीब 800 करोड़ रुपए जाएंगे और पहले साल में लागू करने के पहले साल में 6,250 करोड़ रुपए का सरकार को अतिरिक्त खर्च होगा इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। तो अगर आपने एनपीएस चुन लिया है, नौकरी कर रहे हैं, तो आप चाहें तो इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। अगर 2004 के बाद एनपीएस के तहत आप रिटायर हो चुके हैं तो अपने आप को ठगा महसूस ना करें। आप चाहें तो आप इसमें जा सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। आपको पूरे एरियर के साथ पिछले बकाया राशि का सरकार भुगतान कर देगी।
तो आपने सुना फ्रेंड कि एक बड़ी बातें यहाँ पर हुई और यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो है जो भी विशेषताएं थी उनको बताई गई। लेकिन बात कर लेते हैं जो NMOPS जो संस्था है जो OPS के लिए लड़ रही है, उनका कहना है कि जब UPS इतनी अच्छी है तो फिर OPS क्यों नहीं सरकार दे रही जो UPS दे रही है। अभी भी जो संस्था जो OPS के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, उनका ये कहना है कि जो विधायक है जो सांसद है उनको भी UPS ही लेना चाहिए जब UPS अच्छा है। पहले NPS को अच्छा कह रही थी और अब जो है सरकार UPS को अच्छा बोल रही है, लेकिन जो हमारी मांग है OPS उसको सरकार क्यों नहीं देगी। जी हाँ फ्रेंड, तो इसी उम्मीद के साथ कि आगे OPS भी हूबहू सरकार जो है कर्मचारियों को दे, चूंकि सरकार अब बैकफुट पर चली गई है और 8वां वेतन आयोग का भी गठन होगा। जी हाँ फ्रेंड, आपसे आपका दोस्त होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।